पेंक्रियाज आज हम डिस्कस करेंगे पेंक्रियाज को। और पेंक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ग्लैंड है जिसके अंदर दोनों फीचर्स मौजूद हैं, एंडोक्राइन फीचर्स एज वेल एज एक्सोक्राइन फीचर। पेंक्रियाज is considered as both endocrine as well as exocrine gland। एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। दोनों प्रॉपर्टीज पेंक्रियाज के अंदर पाई जाती है। एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो असाइनर सेल्स होते हैं पेंक्रियाज के अंदर, असाइनर सेल्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रोडक्शन और बाइकार्बोनेट्स की जो प्रोडक्शन होती है, वो बाइकार्बोनेट्स की जो प्रोडक्शन होती है वो असाइनर सेल्स के जरिए होती है। असाइनर सेल्स जो है एक्सोक्राइन पार्ट होता है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, एंडोक्राइन पार्ट जो है उसके अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, एंडोक्राइन पार्ट होता है पेंक्रियाज का आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स। लैंगरहान्स इज एक पर्सन का नेम है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, जिसके अंदर दो किस्म के सेल्स हैं, एक बीटा सेल्स हैं और दूसरे जो है अल्फा सेल्स हैं। बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, जिससे ओवरऑल पेंक्रियाज का जो पार्ट होता है उसके अंदर बहुत ही कम पोर्शन होता है, ओनली 2% ऑफ द पेंक्रियाज, उसके अंदर ऐसे आइलेट्स मौजूद है। हमारे बुक के अंदर एक फिगर दी गई है कि ओनली 2% जो है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान्स है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है। तो आइलैंड का मतलब होता है एक छोटा आइलैंड, जैसे बुक, बुकलेट, तो आइलैंड का मतलब होता है, आइलैंड जो है आइलैंड से लफ्ज निकला है बिकॉज पेंक्रियाज के अंदर मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो एक्सोक्राइन पार्ट की, असाइनर सेल्स की, और उनके दरमियान जो है कुछ ऐसे सेल्स हैं, स्पेस अंदर मौजूद है, और उन स्पेस में ज्यादा पोर्शन बीटा सेल का होता है, ज्यादा पोर्शन बीटा सेल का होता है और अल्फा सेल उसके हाफ के बराबर होते हैं। अल्फा सेल होते हैं पर कम होते हैं, जैसे ओवरऑल इनका एक रेशियो है 60% जो है बीटा सेल होते हैं, 30% अल्फा सेल होते हैं, चंद एक और भी सेल्स हैं, तो हम सिंपली कहेंगे जो अल्फा सेल्स है उनसे तकरीबन डबल जो है वो बीटा सेल्स होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, आइलेट्स ऑफ लैंगरहान क्या प्रोड्यूस करेंगे? हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। एंडोक्राइन पार्ट है तो यकीनन जो है हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान के जरिए होगी, हार्मोन्स। तो बीटा सेल्स जो है इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, इंसुलिन हार्मोन, और अल्फा सेल्स है ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन इज secreted by alpha cell, insulin hormone is secreted by beta cells, और both are antagonistic to each other, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक भी हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले, एंटागोनिस्टिक। इससे पहले शायद कोई हमने पढ़ा था एंटागोनिस्टिक का, एक पीटीएच और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, ये भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जो अपोजिट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करें उन्हें हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक का। क्या अपोजिट इफेक्ट होगा? नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं अपोजिट इफेक्ट। जैसे वेरी सिंपल, जैसे जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है, जैसे नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितनी होती है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल जो होती है वो 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड होती है। 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। अगर इससे इंक्रीज लेवल होगी, इंक्रीज लेवल होगी, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड होगा, तो उस सूरत में इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, जिसका काम होता है
जो इंक्रीज ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन। बहुत ही सिंपल एक इक्वेशन के जरिए हम इसको नोट कर सकते हैं। इसी तरह से बॉडी के अंदर जब डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल होगी, डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल होगी, डिक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल, तो उस वक्त ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। तो फिर ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को जो है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम इस ग्लूकागोन हार्मोन का होगा। इसी वजह से हम कहेंगे कि दोनों का एक दूसरे से अपोजिट और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। वेरी सिंपल, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। Glycogen is converted into the glucose by the action of glucagon hormone. So they are called antagonistic to each other. ये both are antagonistic to each other. दोनों एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। एक जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं ये हार्मोन इंसुलिन। कम करने का तरीका क्या होगा, यकीनन ब्लड वाली ग्लूकोज है उसको फॉर्म चेंज कर दिया, उसका फॉर्म चेंज कर दिया, ग्लूकोज का फॉर्म अब क्या हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। हमारे बुक के अंदर एक और भी जैसे पॉइंट है कि एक्सेस ग्लूकोज इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू फैट्स। फैट्स के अंदर भी कन्वर्जन हो जाती है। इसी तरह से जो ग्लूकोज है उसमें जो मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी और उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये भी एक ग्लूकोज लेवल को कम करने का एक तरीका है। बिकॉज ग्लूकोज की इमीडिएटली ऑक्सीडेशन होगी, मोर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये भी मोर एनर्जी जैसे ग्लूकोज की प्रोड्यूस होती जाएगी तो ग्लूकोज लेवल कम हो सकती है। और ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ये आगे स्टोर हो सकती है। कहाँ पे स्टोर हो सकती है ग्लाइकोजन, यू नो वेरी वेल। ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज होता है वो जैसे मसल सेल के अंदर होता है और लिवर के अंदर होता है, मसल्स में और लिवर के अंदर होता है। मेजर स्टोरेज जो पार्ट होता है वो लिवर होता है। स्केलेटल मसल्स है उनके अंदर ये ग्लाइकोजन स्टोर होती है। इसी तरह से जो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो इसी तरह से जो फैट्स है, फैट्स फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये भी जैसे ग्लूकोज के अंदर जो कन्वर्ट होंगे, ये भी इनकी कन्वर्जन होती है ग्लूकोज के अंदर जब भी जरूरत पड़ेगी। तो बॉडी के अंदर जब भी जरूरत पड़ेगी ग्लूकोज की तो फैट्स आर आल्सो ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। तो इस तरह से हम कहेंगे बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। तो इसके लिए एक होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म है। जैसे होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, ये एक नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है। अगर इससे इंक्रीज होती है ब्लड ग्लूकोज लेवल, इससे अगर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इंक्रीज इससे हुई तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और इसी तरह से हम देखेंगे कि इस 90 मिलीग्राम से डिक्रीज होगी तो क्या होगा, इस लेवल से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जब 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड उससे भी बढ़ गई लेवल तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो फौरन जो इंसुलिन रिलीज होगा। और इंसुलिन रिलीज होने के बाद इंसुलिन के इफेक्ट्स क्या है, वही से कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो ज्यादा होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो रखेंगे। कितनी लो, लो इतनी करेंगे जो वापस 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर तक आ सकती है। स्टोरेज की सूरत में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन स्टोरेज हुई या ग्लूकोज का यूज हुआ, इस तरह से बढ़ती हुई इंक्रीज कंसंट्रेशन को वापस नॉर्मल करने का ये तरीका होता है। आमतौर पे हम ऐसे ही इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर कोई एक पर्सन है उसकी जो एनुअल मंथली एक इनकम है उससे अगर पैसा ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया है, 90 मिलीग्राम से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गई, तो उस पैसे को हम उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। फॉर्म कैसे चेंज होती है, जैसे उन पैसों से जो है कोई इन्वेस्टमेंट कर ली, कोई गाड़ी खरीद कर ली, कोई जो है और चीजें खरीद कर ली, जो प्लाट खरीद कर लिए, तो यानी वो पैसा कागज थे, वो कागज का जो है फॉर्म जो है चेंज हो गया। तो इस तरह से जो पैसों का जो तादाद था वो कम हो गया।
उसके बाद जैसे कभी कभार जैसे 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीग्राम पर ब्लड, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होती है किस तरह, जैसे कोई खाना ना खाए, खाना ना मिले, तभी इस तरह से जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो सके। अब इसको इंक्रीज, इस ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? ग्लूकागोन हार्मोन के जरिए इंक्रीज किया जा सकता है। ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा? जैसे आपको पता है ग्लूकागोन हार्मोन के काम ये मौजूद है, तो ग्लूकागोन जो है ये इंक्रीज करेगा। कितनी इंक्रीज करेगा? इतनी इंक्रीज करेगा कि वापस जो 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर आपका ब्लड आ जाए, तो इतनी ग्लूकोज लेवल में इंक्रीज होगी जो पहले डिक्रीज हो चुकी थी, अब वापस जो है मेंटेन करेगी। इस तरह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के दौरान होमियोस्टेसिस की मैकेनिज्म जो है मेंटेन होती है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई इंसुलिन इज रिलीज। अगर आप स्टूडेंट से एक छोटा सा सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ इंसुलिन हार्मोन, किसी स्टूडेंट से पूछते हैं इंक्रीज, कितनी इंक्रीज? मोर देन 100 मिलीलीटर, मोर देन 100 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड और 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, इससे अगर ज्यादा होगी तो वेरी क्लियर हमने लिखा हुआ है इधर, इससे अगर जो है ये ज्यादा इंक्रीज लेवल होगी तो उसके अंदर जो रेंज ऑफ फॉरन इंसुलिन रिलीज होगी। व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन? Decrease in the glucose level in the blood is the stimulus for the release of glucagon hormone, because हर एक हार्मोन के रिलीज होने का एक कॉज या रीजन होना चाहिए। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा, फौरन इंसुलिन रिलीज हुआ। ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हुआ, फौरन जो है ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज हुआ, जिसने ग्लूकोज को इंक्रीज किया, बढ़ाया। तो इस तरह से एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। थोड़ी सी रीडिंग करेंगे और उससे रिलेटेड देन जो थोड़े डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर आप 112 पेज पे आप आएंगे। पेंक्रियाज is located adjacent to the stomach, location adjust, performs both a endocrine and exocrine functions. Endocrine make up only 2%, यानी जो islets of Langerhans जो कम है, only 2% of the weight of the pancreas, rest of the organ is exocrine tissue। exocrine tissue है जो वो क्या प्रोड्यूस करता है? बाइकार्बोनेट्स and variety of digestive enzymes that carry to the small intestine via the pancreatic duct। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है। पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रिएटिक डक्ट होता है जो इन ग्लैंड्स को और बाइकार्बोनेट्स को आके डिड्यूनम में आके इंटर करता है या दाखिल करता है, वहां से जो है ये रिलीज होगी। इन 1869 a German medical student named Paul Langerhans, वेरी यंग एज के अंदर, तकरीबन 22 इयर्स के अंदर, तो इतनी बड़ी कोई एज नहीं थी, बड़ा कोई जैसे कहीं कोई रिसर्चर भी नहीं था, बस इसने जो आइडेंटिफाई कर दिया कि पेंक्रियाज के अंदर ये चीजें मौजूद हैं जो इंसुलिन वगैरह बनाएंगे। पॉल लेंगरहैम डिस्क्राइब्ड some unusual cluster of cells scattered throughout the pancreas, and these cluster came to be called as islets of Langerhans। आइलैंड का छोटा फॉर्म आइलेट होता है। ऐसे जिस तरह से बुक का छोटा फॉर्म बुकलेट है, तो आइलेट्स बिकॉज मेजर पोर्शन तो इसका एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन पार्ट में छोटे छोटे क्लस्टर की सूरत में थे, जिसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम। cluster of endocrine cells that secrete two hormones directly into the circulatory system, because हार्मोन की कोई डेफिनेशन है ये कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशंस होते हैं, डायरेक्टली इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कोई नई बात इसमें है ही नहीं, वही सेम बात। कौन से हार्मोन, एक ग्लूकागोन है और दूसरा जैसे हार्मोन इसका होगा इंसुलिन होगा। कौन कौन प्रोड्यूस करता है? जैसे हमने पहले ही नोट किया, अल्फा सेल्स होते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, which secrete peptide हार्मोन इंसुलिन। फर्स्ट ईयर का कोई टॉपिक है, अगर स्टूडेंट को कुछ याद है बता सकते हैं कि इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स हैं? नहीं है, इंसुलिन फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 के अंदर मौजूद है ये टॉपिक।
फर्स्ट ईयर के अंदर दो चेन है, स्ट्रेट चेन है, एक अमाइनो एसिड की चेन है जिसके अंदर 20 अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरी अमाइनो एसिड की चेन के अंदर 31 अमाइनो एसिड होते हैं, ओनली 51 अमाइनो एसिड है और बोथ चेन आर कनेक्टेड बाय सल्फाइड बॉन्ड। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो आप जब टेस्ट टेस्ट वगैरह सवाल आए तो उससे कि इंसुलिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड है, आप ऐसे नहीं कहेंगे कि बुक में नहीं लिखा हुआ है, एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं लिखा हुआ है। उसका रिलेशनशिप आपको जो फर्स्ट ईयर के टॉपिक से मिलेगा। 51 अमाइनो एसिड्स मौजूद है, इसको आप ट्रेस करें, नोट करें भले कि इसको नोट करें तो यकीनन ये पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी में आएंगे। पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर इंटरगोनिस्टिक हार्मोन दैट रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस। राइजेस की मीनिंग होती है इंक्रीज। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ती है, राइजेस का मतलब है इंक्रीज होता है, कितनी बढ़ती है, तो यानी एक वैल्यू से बढ़ेगी। वो क्या वैल्यू होता है नॉर्मल, वो है 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, उससे बढ़ती है। कब? फॉर एग्जांपल आफ्टर अ मील। मील का मतलब कोई रोटी नहीं है एक रोटी, मील का मतलब वन टाइम का जो खाना आप खाते हैं उसे जनरली मील कहते हैं। लंच है, डिनर है, तो ये एक मील है, दूसरी मील इसे कहते हैं। तो या इस तरह से कभी कभार जो है मीठी चीजें होती हैं किसी खुशी के मौके पे जो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, जैसे मेडिकल में सिलेक्शन हुई तो खा लेते हैं ज्यादा, तो उसमें क्या होगा, रिजल्ट ये होगी कि जो एक्स्ट्रा या एक्सेस वाले ग्लूकोज है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, फॉरन इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा और देन जो है ग्लूकोज जो एक्सेस में है ब्लड वाली वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आफ्टर मील इंसुलिन इज रिलीज्ड। Insulin causes most of the cells of the body to take up the glucose and either metabolize। तो इजाफी इस ग्लूकोज की either metabolize to produce energy, एक ऑप्शन, और convert glucose into glycogen, और जो convert into the fat और glycogen के स्टोरेज कहाँ पे होता है, मसल और लिवर के अंदर। By far the most important storage organ for the glycogen is the liver। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ में व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप्स। ड्रॉप्स का मतलब है कम होना। कितनी कम? 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, इससे कम हो, डिक्रीज हो तो फौरन जो ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। हमने एक आम सा सवाल ऐसे ही बनाया था कि व्हाट इज द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन, तो आप कहेंगे डिक्रीज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल causes the release of glucagon hormone, तो glucagon hormone होगा। So glucagon is अच्छा, for example after a person skips breakfast, कई ऐसे लोग होते हैं जो ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। स्किप का मतलब है नहीं खाते, कहते हैं कि हमारी स्कूल का टाइम हो गया, जा रहे हैं, ऑफिस का टाइम हो गया, शॉप खुलने का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं, नहीं खाते हैं, बाद में देखते हैं। बाद में यानी कब खाना मिलता है इनको, तकरीबन 2 बजे, 1-2 बजे, और रात का खाना 8-9 बजे, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, तकरीबन 13-14 घंटों के बाद कोई खाना एनर्जी नहीं मिलती है। तो ऐसा जब फूड को स्किप करेंगे तो उसकी जो बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट जो उस पर्सन पे भी आएंगे। पर जस्ट एक एग्जाम्पल है कि जब कोई भी पर्सन अगर फूड को स्किप करेगा तो इंसान ऐसे भूखा तो नहीं मरेगा, पर जो ग्लाइकोजन जमा हुआ है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। या 1-2-3 दिन, कई दिनों तक जो इंसान खाना ना भी खाए, ना मिले, या मदर से जब नाराज हो तब भी जिस तरह से नहीं खाते हैं, तो रिजल्ट क्या होती है, तो वही ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वही ग्लाइकोजन है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। It activates a liver enzyme that break down glycogen, releasing glucose in the blood. It also promote lipid breakdown। जैसे इधर भी हमने नोट किया था कि ग्लूकागोन हार्मोन का एक और इफेक्ट है, लिपिड फैटी एसिड्स यानी कि ब्रेकडाउन होगी दैट आर मेटाबोलाइज्ड, फर्दर उनकी मेटाबॉलिज्म होगी फॉर एनर्जी, और उसी में से जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर। मोर ओवर जो डायबिटिक पर्सन होते हैं जिनको शुगर की जो बीमारी होती है, आपने लोग सुना होगा, वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, तो उसके अंदर भी यही होता है कि उनका जो एनर्जी का सोर्स होता है वो फैटी एसिड, फैट या लिपिड होता है। बिकॉज ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा होने की वजह से वो यूरिन में रिमूव हो जाते हैं, पर जो उसको एनर्जी का सोर्स होता है वो फैट या लिपिड होता है। बाद में उनके आगे इश्यूज होंगे जिसको हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो डिफेक्ट इन इंसुलिन प्रोडक्शन रिलीज
reception by target cells result in the diabetes mellitus, a condition in which blood glucose level are high and fluctuate widely with sugar intake. तो अब ये क्वेश्चन अराइज कि इंसुलिन हार्मोन किस तरह से काम करता है, बिकॉज ऐसी इंसुलिन से रिलेटेड जो है डिसऑर्डर है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई रहती है। बिकॉज क्यों हाई रहती है, जैसे ये ब्लड हुआ और ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है हाई है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई है। जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्मल पर्सन के तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन होगा तो उसमें क्या होगा, जो डायबिटिक पर्सन है उसमें हमने नोट किया कि ब्लड के अंदर उसकी जो ग्लूकोज लेवल हाई होती है। अगर उनके तो नॉर्मल पर्सन होता है उसके अंदर ब्लड की ग्लूकोज लेवल हाई क्यों नहीं होती है, चाहे भले वो कितनी मीठी चीजें खाएं, जो कुछ भी करें, उसकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों नहीं बढ़ती है। मैकेनिज्म क्या होगी, इंसुलिन क्या करेगा, क्या करेगा, करेगा क्या, हार्मोन करेगा क्या, वो बताओ। चलो पहले ये तो बताओ कि इंसुलिन हार्मोन जो है न्यूक्लियस तक, टारगेट सेल के न्यूक्लियस तक आएगा। ये टारगेट सेल है, इंसुलिन का टारगेट सेल है। टारगेट सेल क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा है, टारगेट सेल इनके मसल और लिवर सेल होता है, फॉरेन मसल है या लिवर सेल्स होते हैं, ये इसके जो टारगेट है, मसल और लिवर सेल टारगेट है। तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है तो कहां से इसमें जो इंटर होगा, नहीं होगा। तो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ इंसुलिन बाइंड करता है। जो भी टारगेट सेल होते हैं उनके रिसेप्टर के साथ इंसुलिन हार्मोन बाइंड करता है, इंसुलिन हार्मोन रिसेप्टर के साथ इंसुलिन हार्मोन जो बाइंड करता है। स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं और उनके साथ आके इंसुलिन, फॉर एग्जाम्पल ये इलस्ट्रेशन के अंदर हम नोट कर रहे हैं कि ये इंसुलिन हार्मोन है। तो रिजल्ट में क्या होगा, चलो ये कभी भी हार्मोन टारगेट सेल के अंदर दाखिल नहीं हुआ, अब क्या होगा, पीपीपी कन्वर्टेड इनटू सीएटी। चलो ग्लूकोज को क्या करेगा, अब आप सोचें। आप जवाब देते थे पहले, आप नहीं दे रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया। ग्लूकोज को क्या करेगा, चलो इंसुलिन रिलीज भी हुआ, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, तो फर्दर क्या होगा, थोड़ा एक आइडिया बताएं। भाई सेल के अंदर, टारगेट सेल के अंदर होते हैं रिसेप्टर होते हैं, और टारगेट सेल के अंदर जो चैनल होते हैं जिन्हें कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। टारगेट सेल के अंदर जो है चैनल्स होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का अमल होता है, ये ओपन होंगे और ग्लूकोज जो है ग्लूकोज इस सेल के अंदर एंटर होगी। वरना जो इंटर ग्लूकोज ऐसे डायरेक्टली सेल के अंदर अपटेक नहीं होती है, ये इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के ओपन होने की वजह से अब ये सेल के अंदर आएगी। अब ये ग्लूकोज है सेल के अंदर आएगी जब जब जो है लाइक इंसुलिन और रिसेप्टर बाइंड होगी तो ग्लूकोज इस सेल के अंदर अपटेक होगी। कौन सा सेल है उसके अंदर अपटेक होगी,
वो मसल सेल या लिवर, और इधर क्या होगा इससे ग्लूकोज एंजाइमेटिक रिएक्शंस की मदद से देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, फिर ये जो है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ये मैकेनिज्म होती है इंसुलिन हार्मोन के एक्शन की। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड हुआ, देन जो है ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ये इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अलाउ करेंगे, वो इस सेल के अंदर अपटेक होगी, देन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। तो जो है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। डायबिटीज जो है, डायबिटीज मेलाइटस है, अब दो किस्म की है, एक है टाइप 1 है और दूसरी है टाइप 2 है। डायबिटीज टाइप 1 जो होती है वो छोटी एज के बच्चों में होती है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जैसे हमारे इम्यून सिस्टम का जो काम होता है, कोई भी फॉरेन जैसे अदर देन ओन्स बॉडी, हमारी अपनी बॉडी के अलावा कोई भी जैसे दूसरा सेल हो, प्रोटीन हो, पैथोजन हो, जब भी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो इम्यून सिस्टम उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करेगा और उसको जो किल करता है। पर कभी कभार ये होता है कि इम्यून सिस्टम के अंदर ये जो सेल्फ और नॉन सेल्फ की चीजों की रिकग्निशन आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाती है। ऐसे जिस तरह से अगर कोई एक चौकीदार है, ऑफिस का है, घर का है, अपने ऑफिस के बंदों की या घर के मालिकाना की तमीज उसमें खत्म हो जाए कि ये इस घर के ही बंदे हैं या बाहर के बंदे, वो जब आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाए तो जाहिर है वो क्या करेगा, अपने ही घर के मालिकाना को किल करेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे अपने इम्यून सेल्स, ऑटो इम्यून, ऑटो की मीनिंग होती है सेल्फ, इम्यून सिस्टम, अपना ही इम्यून सिस्टम बीटा सेल को किल करता है। बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेता है। बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, जस्ट इतना ही काम होगा, बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हुए तो रिजल्ट क्या होगा, लेस इंसुलिन जो प्रोडक्शन नहीं होगी, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस तो वो करे, अब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगी, इससे डायबिटीज टाइप 1 जो अक्सर चिल्ड्रन में यंग एज में होती है और 20 और 20 थोड़ी प्लस में जो है डेथ हो जाती है। कोई इसका इलाज नहीं है बिकॉज ये इम्यून सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगर हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे तो जाहिर है तो दूसरी डिजीजों में बात बराबर होती है। तो अक्सर इन यंग पेशेंट को इंजेक्शंस के जरिए डायरेक्टली जो इंसुलिन दिया जाता है और उसकी जो सर्वाइवल के लिए वो अपनी कोशिश तो करते हैं पर इसमें ज्यादा सर्वाइवल नहीं होती है और डेथ हो जाता है। इसे कहते हैं डायबिटीज टाइप 1 जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो है बी सेल्स को अनलकीली फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करेगा और उसको किल कर देता है, जिसकी वजह से बीटा सेल अगर डिस्ट्रॉय होगी तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी तरह से जो डायबिटीज टाइप 2 है, डायबिटीज टाइप 2 के अंदर ये होता है, पाकिस्तान के अंदर वेरी कॉमन, लाखों में पेशेंट है डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 2 जो मिडिल एज के लोगों में होती है, मिडिल एज पर्सन होते हैं उनके अंदर होती है 35 और प्लस उन एजेस में। पर इसमें होता ये है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स जो है लेस रेस्पॉन्स देते हैं। किसको रेस्पॉन्स कम देते हैं, हार्मोन को रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि इंसुलिन रिलीज होगी, इंसुलिन रिलीज होगी जब टारगेट सेल तक आएंगे तो रिसेप्टर काम नहीं करेगा, रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो जाहिर है वो ट्रांसपोर्टर चैनल जो है वो ग्लूकोज चैनल जो है वो ओपन नहीं होगा। ओपन नहीं होगा तो सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर नहीं होगी तो ब्लड की जो है ग्लूकोज लेवल वो हमेशा इंक्रीज रहेगी। तो इसका काम ये होता है कि ये रिसेप्टर जो लेस रेस्पॉन्स देते हैं और लेस रेस्पॉन्स देने के बाद जैसे यकीनन आगे चल के ये होगा कि इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। बिकॉज अगर फीडबैक मैकेनिज्म की तरह अगर जैसे इंसुलिन का कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है, आगे उसको कोई रिसेप्टर सेल जो है उसका जो टारगेट सेल का जो रिसेप्टर है वो बाइंड उसके साथ नहीं हो रहा है तो आगे इंसुलिन भी कम हो जाएगी और इसको जो है मैनेज किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। इसी डिजीज को जस्ट मैनेजमेंट है, मैनेज किया जा सकता है। डाइट कंट्रोल डाइट होनी चाहिए जिसमें शुगरी फूड कम से कम हो,
मेडिकेशन भी होती है, मेडिकेशन भी होती है और एक्सरसाइज होती है। इसके जरिए इन 3 स्ट्रेटजीज के जरिए जो है इसको एक हेल्दी लाइफ दी जा सकती है, पर मुकम्मल इस तरह की डिजीज जो है खत्म नहीं होती है। जैसे डॉक्टर साहिबान कहते हैं ना कि 15 दिन का कोर्स है, 1 महीने का कोर्स है, खाए ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी कोई भी जो है मेडिकेशन नहीं है कि जो जाके इस डिजीज को खत्म करें, पर इसको थ्रू आवर लाइफ इन मेडिसिन को और इन मैनेजमेंट के जरिए जो है इसको लिमिट में या कंट्रोल में रखा जा सकता है। बाकी इसका इलाज वगैरह कोई नहीं। कल हम दोबारा से टाइप 2 और टाइप 1 की फर्दर जो है इसकी रीडिंग वगैरह करेंगे और उनको भी जैसे थोड़ा सा रेफर करेंगे।